हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज फिर मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। मुझे उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी की तरफ। सरबुलंद अभी अपने चैम्बर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ ही था कि उसके कदम एक लम्हे के लिए रुक गए। कमरे में दाखिल होते ही उसे कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ, जैसे उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ कोई आया हो। उसकी नज़र सबसे पहले मेज़ के एक तरफ रखी फलों की बास्केट पर पड़ी, जहाँ एक सेब आधा कटा हुआ पड़ा था और उस पर किसी के दांतों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर उसकी निगाह वॉशरूम के दरवाजे पर गई। अंदर रोशनी जल रही थी। उसने फौरन अपनी पेशावराना आदत के तहत पूरे कमरे पर एक नज़र दौड़ाई और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेज़ की तरफ बढ़ा। अभी वो कुर्सी के करीब पहुंचा ही था कि अचानक उसे मेज़ के नीचे किसी के कपड़े का सिरा दिखाई दिया। उसकी पेशानी पर बल पड़े। वो फौरन नीचे बैठा तो वहाँ एक लड़की खुद को मेज़ के अंदर छुपाए बैठी थी। उसे देखते ही लड़की के मुंह से घुटी हुई चीख निकली और वो पीछे हटकर दीवार से जा लगी। सरबुलंद ने चंद लम्हे उसे खामोशी से देखा, फिर सख्त लहजे में बोला, बाहर आओ। लड़की ने खौफ से सर हिलाया और मज़ीद अंदर सिमटने की कोशिश की तो उसका लहजा और सख्त हो गया। मैंने कहा बाहर आओ, वरना अभी ऐसी कानूनी कार्रवाई करूंगा कि तुम्हें समझ नहीं आएगा किस मुसीबत में फंस गई हो। इस धमकी ने जैसे उसके अंदर की आखिरी हिम्मत भी तोड़ दी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेज़ के नीचे से बाहर निकली और अपने फटे हुए दुपट्टे को सीने पे लपेट लिया। सरबुलंद ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। बिखरे हुए बाल, मट्टी से अटे कपड़े, चेहरे पर थकन और खौफ के गहरे आसार, मगर इस सब के बावजूद उसके चेहरे में ऐसी मासूमियत और खूबसूरती थी कि एक लम्हे को उसकी निगाह ठहर गई। फिर उसने खुद को संभाला और कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अब बताओ यहाँ क्या कर रही हो और मेरे चैम्बर में दाखिल कैसे हुई? लड़की कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर आवाज़ हलक में अटक गई। आखिर उसने कांपते हुए कहा, वकील साहब, मैं 3 दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सरबुलंद ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई और उसे गौर से देखते हुए पूछा, 3 दिन से? तुम यहाँ 3 दिन से क्या कर रही हो? लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं थी। मुझे यकीन था कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। पहले पूरी बात बताओ, उसने मुख्तसर लहजे में कहा। लड़की ने अपने आंसू पोंछने की कोशिश की, मगर हाथ अभी भी कांप रहे थे। मेरे बाबा और मेरे ताया ने मेरी माँ को मार दिया है। सरबुलंद की निगाह उसके चेहरे पर जम गई। क्या? उन्होंने मेरी माँ का कत्ल किया है वकील साहब। उसकी आवाज़ टूट गई और जब उन्हें लगा कि मैं सब कुछ जान गई हूँ तो वो मुझे भी मार देना चाहते थे। मैं किसी तरह वहाँ से छुपकर शहर आ गई। मुझे किसी ने बताया था कि अगर इंसाफ चाहिए तो अदालत जाओ, वकील करो, केस करो। मैं आपके बारे में जानती थी। 3 दिन पहले मैंने आपको इस चैम्बर से निकलते देखा था। मैं पीछे पीछे अंदर आ गई थी, फिर आपने दरवाज़ा लॉक कर दिया और चले गए। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर हाथ जोड़कर बोली, मैं पूरी रात यहीं छुपी रही, अगले दिन भी, आज भी, बस इस इंतज़ार में कि आप आएंगे तो शायद मेरी माँ को इंसाफ मिल जाए। सरबुलंद ने अपनी उंगलियां मेज़ पर रखी और कदरे सर्द लहजे में पूछा, मेरी फीस का अंदाज़ा है तुम्हें? लड़की ने फौरन सर झुका लिया। नहीं, और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। तो फिर तुम यहाँ क्यों बैठी हो? उसने पूछा। लड़की ने आंखें उठाई। उनमें खौफ के साथ एक अजीब सा यकीन भी था, क्योंकि मुझे यकीन है आप मुझे इंसाफ दिलाएंगे। मैं अपनी माँ के कातिलों को सज़ा दिलाना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। सरबुलंद चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जिसमें हमदर्दी से ज़्यादा मतलब पोशीदा था। और अगर मैं तुम्हारी मदद ना करूं तो? लड़की के आंसू फिर बहने लगे। तो मैं कहाँ जाऊंगी वकील साहब? मेरे पीछे वो लोग हैं जो मुझे भी मार सकते हैं। सरबुलंद ने कुर्सी से ज़रा आगे झुकते हुए कहा, हर चीज़ की एक कीमत होती है। लड़की ने बेयकीनी से उसे देखा। मेरे पास फीस नहीं है, लेकिन अगर कोई और तरीका है तो बता दें, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सरबुलंद ने चंद लम्हे उसे खामोशी से देखा, फिर धीमी आवाज़ में बोला,
अपनी फीस की फिक्र छोड़ दो, मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हारा केस लड़ लूंगा। लड़की की सांस जैसे एकदम रुक गई। वो उसके अल्फाज का मतलब समझने की कोशिश करती रही। फिर सर बुलंद ने कुर्सी से उठते हुए बेपरवाही से कहा, ऊपर मेरा फ्लैट है, अगर चाहो तो अभी चल सकते हैं। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। लड़की की आंखें उसके चेहरे पर जमी रहीं। उसे हमेशा यही बताया गया था कि वकील वो शख्स होता है जो कमज़ोर का सहारा बनता है, जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है, जो कानून के ज़रिए बेगुनाह को इंसाफ दिलाता है। मगर इस वक्त उसके सामने खड़ा शख्स उसके यकीन को अपनी कीमत बना चुका था। उसने नज़रें झुका ली, उंगलियां एक दूसरे में उलझ गईं और आंसू खामोशी से उसके रुखसार पर बहते रहे। बहुत देर बाद उसने बमुश्किल सर हिला दिया। ठीक है। सरबुलंद के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर लड़की ने अपना चेहरा झुका लिया, जैसे एक सर हिलाने के साथ उसने सिर्फ अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने यकीन का भी एक हिस्सा उस कमरे में छोड़ दिया हो। वो दोनों ऊपर की तरफ बढ़ गए थे। 3 कमरों पर मुश्तमिल वो छोटा सा फ्लैट खामोशी का गहवारा था। सरबुलंद ने दरवाज़ा खोला और दोनों अंदर दाखिल हो गए। आरजू ने चंद कदम आगे बढ़कर इर्द गिर्द देखा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नुमायां थी, जबकि सरबुलंद ने दरवाज़ा बंद करते हुए बेनियाजी से कहा, चलो सीधा बेडरूम में चलते हैं। ये सुनते ही वो एकदम रुक गई। उसके कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए। यूं फिर अगले ही लम्हे वो ज़मीन पर बैठ गई और दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। सरबुलंद ने हैरत से उसे देखा। अब क्या हुआ? वो रोते हुए बोली, मैं गुनाह नहीं कर सकती वकील साहब, खुदा के लिए मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं आपके साथ जाने से इनकार नहीं कर रही। मैं आपके कहने पर सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन निकाह के बगैर नहीं। सरबुलंद के चेहरे पर नागवारी फैल गई। तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रही हो? मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करके उसे बर्बाद करूं। तुम्हें इंसाफ चाहिए ना? मेरा काम है तुम्हारा काम करना, बस। वो फौरन बोली, मैं जानती हूं आप मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करेंगे, लेकिन मेरी मजबूरी को समझे। मैं अपनी माँ के कातिलों को सज़ा दिलाना चाहती हूँ। मैं अपने लिए कोई गलत रास्ता नहीं चाहती। अगर आपको लगता है मैं आपके लिए सिर्फ एक बोझ हूँ तो मुझे निकाह के बाद तलाक दे दीजिएगा। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, ना आपकी ज़िंदगी में रहूंगी, ना आपसे कोई हक मांगूंगी। बस मुझे मेरी माँ के लिए इंसाफ दिला दे। सरबुलंद ने उसे घूर कर देखा। और अगर मैं इनकार कर दूं, लड़की के लब कांपे, तो फिर शायद मैं अपनी माँ के कातिलों के साथ ही मर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं। इस जुमले ने एक लम्हे के लिए उसे खामोश कर दिया, मगर फिर वो सख्त लहजे में बोला, तुम जज्बाती हो रही हो, कानून जज्बात से नहीं चलता। वो आंसू पोंछते हुए बोली, कानून शायद जज्बात से नहीं चलता वकील साहब, लेकिन इंसान तो जज्बात से ही जीता है। मैंने आपको इसलिए चुना था क्योंकि मुझे लगा था आप मेरी मदद करेंगे। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इज्जत भी मेरी माँ की इंसाफ की कीमत बन जाएगी। सरबुलंद के चेहरे पर एक लम्हे के लिए संजीदगी आई, मगर वो फौरन नजरें चुरा गया। मैंने तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की, लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा। ज़ख्म हमेशा हाथ उठाने से नहीं लगते, कभी कभी इंसान की मजबूरी भी उसे तोड़ देती है। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। तुम वाकई निकाह के बगैर ये कदम नहीं उठाओगी? नहीं, उसने फौरन जवाब दिया। मैं अपनी माँ के लिए लड़ सकती हूँ, अपनी जान खतरे में डाल सकती हूँ, लेकिन अपने रब के सामने खुद को गुनहगार नहीं बना सकती। सरबुलंद रुक गया। उसने गहरी सांस ली और फिर बोला, ठीक है। लड़की ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या? मैं मौलवी साहब का इंतज़ाम करता हूँ, अगर यही शर्त है तुम्हारी तो निकाह कर लेते हैं। उसकी आवाज़ में अब भी बेनियाजी थी, मगर लड़की के चेहरे पर पहली बार कुछ इत्मीनान आया। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और खामोशी से सोफे पर जाकर बैठ गई। दोनों हाथ अपनी गोद में रखे और सर झुका लिया, जैसे अभी भी उसे यकीन ना हो कि उसकी बात मान ली गई है। जबकि सरबुलंद ने फ़ोन निकाला और किसी से मुख्तसर गुफ्तगू शुरू कर दी। तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उठकर दरवाजे तक गया तो एक मौलवी साहब के साथ कुछ आदमी खड़े थे। उन्हें अंदर लाया गया।
आरजू फौरन सीधी होकर बैठ गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मौलवी साहब ने दोनों को देखा और पूछा, बेटी तुम अपनी मर्जी से इस निकाह पर राजी हो? वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसने सर बुलंद की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ एक उम्मीद थी कि शायद यही शख्स उसे उस अंधेरे से निकाल सके। उसने धीरे से कहा, जी मैं राज़ी हूँ। मौलवी साहब ने सर बुलंद से भी रजामंदी पूछी। उसने मुख्तसर जवाब दिया, जी मैं भी राज़ी हूँ। गवाहों की मौजूदगी में हक महर तय हुआ। मौलवी साहब ने इजाबो कबूल के अल्फाज अदा करवाए और आरजू ने कांपती हुई आवाज़ में कबूल किया। कबूल है। 3 मरतबा यही अल्फाज दोहराने के बाद मौलवी साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह तुम दोनों के इस रिश्ते में खैर रखे और तुम्हें एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक दे। दुआ ख़त्म हुई तो लड़की ने अपने चेहरे पर हाथ फेरे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार उन आंसुओं में सिर्फ खौफ नहीं था, शायद एक छोटी सी उम्मीद भी थी कि अब कोई कानूनी दरवाज़ा उसके लिए बंद नहीं रहेगा। उसने चंद हज़ार निकालकर एक आदमी की तरफ बढ़ा दिया था और उन्हें फ्लैट से भेज दिया था, और अगले ही लम्हे आरजू का हाथ पकड़कर सीधा बेडरूम की तरफ चला गया। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। वो उसकी रूह से गुजरकर उसकी वजूद में समा गया। वो उसके साथ ताल्लुक़ कायम करने के बाद कमरे से बाहर आया तो आरजू भी चंद लम्हों बाद लड़खड़ाते कदमों से उसके पीछे निकल आई। उसके चेहरे पर ऐसी बेबसी थी जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है। उसने दरवाजे के करीब खड़े सरबुलंद को देखा जो अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। फिर नम भीगी आवाज़ में बोली, सर। वो रुक कर पलटा। अब क्या है? लड़की ने अपने दुपट्टे को सीने से मजबूती से लपेट लिया। आप मुझे इंसाफ कब दिलाएंगे? सरबुलंद ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर सर्द लहजे में हंसा। किस बात का इंसाफ? वो उसके करीब आते हुए बोली, मेरी माँ के कत्ल का आपने मुझसे वादा किया था। सरबुलंद ने आखिरी बटन बंद किया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, 3 दिन तक मेरे चैम्बर में छुपी बैठी रही, मेरे दफ्तर में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुई। अगर मैं चाहूँ तो तुम पर ऐसा मुकदमा बन सकता है कि सारी ज़िंदगी जेल में गुजार दोगी, और अब तुम मुझसे इंसाफ मांग रही हो। वो सहम गई। लेकिन आपने कहा था। मैंने क्या कहा था? वो दरमियान में ही बोल पड़ा, ये कि मैं तुम्हारा केस देखूंगा, मगर शायद तुम्हें याद नहीं कि मैंने ये भी कहा था कि हर चीज़ की एक कीमत होती है। लड़की की आंखों में बेयकीनी उतर आई। लेकिन आपने अपनी कीमत ले ली है। आपने जो चाहा मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगा कर किया। अब आप मुझे माँ के लिए इंसाफ दे दें। सरबुलंद के चेहरे पर सख्ती आ गई। अपनी ज़बान संभाल कर बात करो। मैं गलत नहीं कह रही सर, आपने खुद कहा था कि एक रात के बदले आप मेरा केस लड़ेंगे। मैंने आपकी बात मान ली, निकाह भी किया, फिर भी आप मुझे धोखा दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? उसकी आवाज़ रोते रोते टूट गई। मेरी माँ को मार दिया गया है, मेरे पीछे कातिल हैं, मेरे पास कोई नहीं। मैं सिर्फ आपके वादे के सहारे यहाँ तक आई थी। सरबुलंद ने जेब में हाथ डाला, चंद नोट निकाले और उसके हाथ में देने के बजाय उसके सामने फर्श पर फेंक दिए। ये लो। वो साकित रह गई। ये क्या है? तुम्हारी कीमत? उसने बेरहमी से कहा। इतना काफ़ी है, अब यहाँ से चली जाओ। लड़की ने नोटों की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि जिस शख्स को वो अपना आखिरी सहारा समझकर बैठी थी वो उसे चंद नोटों के साथ रुखसत कर रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, उसने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, और दोबारा मेरे सामने आने की कोशिश मत करना, वरना जिस मुकदमे की धमकी मैंने दी है वो हकीकत बना दूंगा। लड़की ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया। सर, खुदा के लिए मेरी बात सुन लें। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ के लिए इंसाफ चाहिए। मगर वो एक लम्हे के लिए भी ना रुका, दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ जैसे उस लड़की के अंदर बची आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वो आहिस्ता से ज़मीन पर बैठ गई थी। उसके गिर्द बिखरे नोट पड़े थे, मगर उसने उन्हें छूने तक की कोशिश ना की। चंद लम्हे वो खाली नज़रों से सामने देखती रही, फिर उसके लब कांपे और वो फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी, मैं आपको इंसाफ नहीं दिला सकी। उसने दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। मैंने सब कुछ किया था, सब कुछ, फिर भी उन्होंने मुझे धोखा दे दिया।
अभी इसी हालत में कुछ ही देर गुजरी थी कि फ्लैट का दरवाज़ा दोबारा खुला और अहमर अंदर दाखिल हुआ, सरबुलंद के चाचू का बेटा। वो चंद कदम आगे बढ़ा मगर उस लड़की की हालत देखकर वहीं रुक गया। फिर उसकी निगाह फर्श पर बिखरे नोटों पर पड़ी और उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। वो फौरन उसके करीब आया और झुककर पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपने आंसू पोंछने की कोशिश की। अहमर ने दोबारा पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? इस बार लड़की ने बमुश्किल सर उठाया, आंखें सुर्ख थी। मैं सरबुलंद के साथ आई थी। अहमर की निगाह चंद लम्हों के लिए उसके चेहरे पर ठहरी। सरबुलंद तुम्हें यहां लाया था? उसने खामोशी से सर हिला दिया। हाँ। अहमर ने कमरे पर एक नज़र डाली, फिर उसके गले के करीब नुमाया निशान देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। ये सब क्या हुआ? लड़की ने फौरन दुपट्टा गर्दन के गिर्द लपेट लिया और नजरें झुका ली। कुछ नहीं। अहमर का लहजा नरम मगर संजीदा हो गया। देखो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर सरबुलंद ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो मुझे सच बताना होगा। लड़की की आंखों से फिर आंसू निकल आए। उसने कहा था वो मेरी मदद करेगा, मेरी माँ का केस लड़ेगा, लेकिन उसने मुझे इस्तेमाल किया और फिर ये पैसे फेंक कर चला गया। अहमर चंद लम्हे बिल्कुल खामोश रहा, जैसे वो अपने सुने हुए अल्फाज को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने जेब से फ़ोन निकाला और एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से कॉल उठते ही वो बोला, बड़े बाबा। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर अहमर की आवाज़ में गुस्सा नुमाया हो गया। आप अभी इसी वक्त चैम्बर के ऊपर मौजूद फ्लैट में पहुंचे। आपके बेटे ने एक नया चांद चढ़ाया है और इस बार मामला सिर्फ उसकी गलती तक महदूद नहीं रहेगा। कॉल बंद करके उसने लड़की की तरफ देखा। तुम फिक्र मत करो, अब तुम अकेली नहीं हो। पहले तुम मुझे पूरी बात बताओगी शुरू से, और इस बार कोई तुम्हें खामोश नहीं कर सकेगा। लड़की ने नम आंखों से उसे देखा, जैसे पहली बार किसी के लहजे में उसे सौदा नहीं बल्कि इंसानियत महसूस हुई हो। लेकिन सरबुलंद के जुल्म के बाद उसमें हिम्मत नहीं थी किसी पर भरोसा करने की। वो सर झुका गई थी। उसको कुछ ना बोलता देखकर अहमर एक तरफ खड़ा हो गया था। आधे घंटे बाद शाहिद साहब फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो अगले ही लम्हे उनके कदम ज़मीन पर जम गए। सामने आरजू फर्श पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े बेतरतीब थे और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। पास ही अहमर खड़ा था। शाहिद साहब ने पहले लड़की को देखा, फिर अहमर की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो अहमर फौरन आगे बढ़ा और संजीदा लहजे में बोला, मुझे हालात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है बड़े बाबा। जब से यहाँ आया हूँ इसे इसी हालत में देख रहा हूँ। सिर्फ इतना मालूम है कि इसे सरबुलंद यहाँ लेकर आया था। आप उसे बुलाएं और उससे पूछें कि आखिर हुआ क्या है। शाहिद साहब चंद लम्हे खामोश खड़े रहे, फिर उनके चेहरे पर ऐसी सख्ती आई कि अहमर भी खामोश हो गया। उन्होंने फौरन फ़ोन निकाला और सरबुलंद का नंबर मिलाया। कॉल उठते ही वो धाड़े, कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ से शायद कोई जवाब ना आया, मगर शाहिद साहब ने बात मुकम्मल होने से पहले ही कहा, फौरन फ्लैट पहुंचो। सरबुलंद ने कुछ कहने की कोशिश की तो उनकी आवाज़ मज़ीद बुलंद हो गई। मैंने कहा अभी। अगर अगले 10 मिनट में तुम यहाँ ना पहुंचे तो याद रखना, आज तुम्हारा बाप तुम्हें खुद ढूंढ कर निकालेगा। ये कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और गहरी सांस लेते हुए लड़की की तरफ बढ़े। फिर उसके सामने 2 जानू बैठ गए। उनका लहजा अब पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ था। बेटा, मेरी तरफ देखो। आरजू ने आहिस्ता से नजरें उठाई। शाहिद साहब ने नरमी से पूछा, आप यहाँ क्यों हैं और आपको यहाँ कौन लेकर आया था? घबराने की ज़रूरत नहीं, जो हुआ है सच सच बताओ। लड़की के लब कांपे। उसने अपने दुपट्टे को सीने से मजबूती से लपेटा और रोंदी हुई आवाज़ में बोली, मेरे साथ जुल्म करने वाला सरबुलंद है। शाहिद साहब का चेहरा एकदम बदल गया। सरबुलंद? लड़की ने सर हिलाया। जी, वही मुझे यहाँ लेकर आया था। उसने मुझसे निकाह किया, फिर उसकी आवाज़ टूट गई। उसने चंद लम्हे आंखें बंद रखीं और फिर बोली, उसने मुझसे ताल्लुक़ कायम किया और मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरी मदद करेगा, मेरी माँ के कातिलों को सज़ा दिलवाएगा। मुझे लगा था वो मेरी आखिरी उम्मीद है, लेकिन जब उसका मतलब पूरा हो गया तो उसने मेरे मुंह पर पैसे फेंके और कहा कि यहाँ से निकल जाओ।
शाहिद साहब के हाथ मुट्ठी में बंद हो गए। क्या उसने तुमसे निकाह किया था? जी, उसने बमुश्किल कहा। मैंने इसीलिए रजामंदी दी थी कि मैं गुनाह नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा था वो कम से कम अपना वादा तो पूरा करेगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। शाहिद साहब कुछ लम्हे उसे देखते रहे, फिर उन्होंने अपना रुख मोड़कर आंखें बंद की, जैसे गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहे हों। मगर उसी लम्हे दरवाज़ा ज़ोर से खुला और सरबुलंद तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। सामने बाप को देखते ही उसके कदम रुक गए। उसकी नज़र पहले शाहिद साहब पर गई, फिर अहमर पर पड़ी, तो उसे फ़ौरन समझ आ गया कि उन्हें किसने बुलाया है। अहमर, तुमने बाबा को यहाँ क्यों बुलाया? अहमर ने कोई जवाब नहीं दिया। शाहिद साहब आहिस्ता से उठे, सरबुलंद की तरफ बढ़े और अगले ही लम्हे एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। सरबुलंद चंद लम्हे साकित खड़ा अपने बाप को देखता रहा, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि जिस बाप ने हमेशा उसकी हर गलती पर पर्दा डाला था, आज उसके हाथ ने उसे मारा है। बाबा, शाहिद साहब धाड़े। खबरदार, मुझे बाबा मत कहना। सरबुलंद ने हैरत से उन्हें देखा। आप मेरी बात तो सुने। क्या सुनूं? वो गुस्से से उसके करीब आए। ये सुनूं कि तुमने एक बेबस लड़की को अपनी हविस का निशाना बनाया है, फिर ये सुनूं कि तुमने अपनी हविस निकालने के लिए इससे निकाह किया, इसे इंसाफ का ख्वाब दिखाया और फिर पैसे इसके मुंह पर मार कर भाग गए। सरबुलंद खामोश हो गया। शाहिद साहब की आवाज में दुख भी था और गुस्सा भी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारी बहन से भी कम उम्र है ये, और यही सब तुम्हारी बहन के साथ कोई करे तो तुम क्या करोगे? वो लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोले। इसने तुम पर एतबार किया था और तुमने उसी एतबार को रौंद डाला। मुझे आज तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है। सरबुलंद ने गुस्से में कहा, मैंने जो किया मेरी मर्जी थी, आपको मेरी मर्जी में दखल देने का कोई हक नहीं। शाहिद साहब ने बेयकीनी से उसे देखा। हक? मैं तुम्हारा बाप हूं। फिर उंगली उठाकर बोले, और अब तुम इस लड़की से शादी करोगे, बाकायदा इज्जत के साथ, ताकि कम से कम उस जुल्म का कुछ अजाला हो सके। सरबुलंद ने फौरन सर झटका। मैं इससे शादी नहीं करूंगा। शाहिद साहब ने गुस्से से कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं? वो पीछे हटते हुए बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं और भाड़ में जाए ये सब। ये कहकर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। शाहिद साहब गुस्से से कांपते हुए उसकी तरफ देखते रहे, फिर उन्होंने अहमर की तरफ रुख किया। अहमर, जी बड़े बाबा, इसका पता करो कहाँ गया है। आज अगर वो मेरे हाथ लग गया तो इसे इसके किए का हिसाब देना होगा। अहमर ने फौरन सर हिलाया। मैं अभी देखता हूं। शाहिद साहब ने एक बार फिर लड़की की तरफ देखा। इस बार उसके लहजे में बाप जैसी सख्ती नहीं बल्कि शफकत थी। वो उसके करीब गए, उसके सर पर हाथ रखा और धीरे से बोले, बेटा अब तुम अकेली नहीं हो। जो जुल्म तुम्हारे साथ हुआ है उसे दबाया नहीं जाएगा। पहले तुम्हें घर लेकर चलता हूं, बाकी बातें वहां होंगी। लड़की ने नम आंखों से उनकी तरफ देखा और बेख्तियार सर हिला दिया। शाहिद साहब ने उसे सहारा दिया और उसे अपने साथ लेकर फ्लैट से बाहर निकल गए। एक लंबी मुसाफत तय करने के बाद शाहिद साहब आरजू को अपने साथ लेकर हवेली में दाखिल हुए। वो रास्ते भर खामोश रहे थे, मगर पहुंचने से पहले ही नुसरत बेगम को फ़ोन पर सब कुछ बता चुके थे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, उनकी नज़र सामने ही ज़मीन पर बैठी नुसरत बेगम पर पड़ी, जो दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांपे रो रही थी। हवेली के बाकी मकीन भी अफसुर्दा से खड़े थे। शाहिद साहब ने अपनी बीवी को पुकारा, नुसरत। उन्होंने भी इतना ही कहा था कि नुसरत बेगम ने चेहरे से हाथ हटाया, सुर्ख आंखों से आरजू को देखा और अचानक उठकर उसकी तरफ लपकी। ये लड़की यहाँ कैसे आई? वो गुस्से में चीखी और हाथ उठाने ही वाली थी कि शाहिद साहब फौरन दोनों के दरमियान आ गए। नुसरत, होश में आओ, ये क्या कर रही हो? नुसरत बेगम फूट फूट कर रोने लगी। आपने मेरे बेटे पर हाथ उठाया है, आपने उसे मुझसे दूर कर दिया। वो मुल्क छोड़कर चला गया है शाहिद साहब। शाहिद साहब ने सख्त नज़रों से उन्हें देखा। बहुत अच्छा किया, कम से कम मेरी नज़रों से तो दूर हो गया। नुसरत बेगम ने बेयकीनी से उन्हें देखा।
आपको जरा सा भी दुख नहीं? मेरा सिर्फ एक बेटा है, सिर्फ एक। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने पाला है और आपने गुस्से में उसे मारकर घर से दूर कर दिया। तुम्हें मालूम भी है तुम्हारा बेटा क्या करके आया है? शाहिद साहब की आवाज में गुस्सा उतर आया। नहीं मालूम तो पहले पूछ लो, फिर अपने बेटे का दिफा करना। नुसरत बेगम ने आरजू की तरफ देखते हुए तल्खी से कहा, मुझे सब मालूम है। ये लड़की उसके चैम्बर में घुसी, फिर उसकी जिंदगी में आ गई, मेरे बेटे को बदनाम कर दिया। आखिर इसे जरूरत क्या थी मेरे बेटे के पीछे पड़ने की? आरजू ने खौफ से नजरें झुका ली। शाहिद साहब का चेहरा सख्त हो गया। अपनी जबान काबू में रखो नुसरत। तुम जिस लड़की को इल्जाम दे रही हो वो तुम्हारे बेटे के पास मदद मांगने गई थी। नुसरत बेगम ने तंजिया हंसी। मदद? या मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने? तुमने इससे बात तक नहीं की और फैसला सुना दिया। शाहिद साहब ने गुस्से से कहा, वो लड़की अपनी मां के कत्ल का इंसाफ मांगने गई थी और तुम्हारे बेटे ने उसकी मजबूरी से फायदा उठाया। नुसरत बेगम ने फौरन कहा, आपने सिर्फ इसकी बात सुन ली, अपने बेटे की नहीं। उसने मुझे फोन किया है, कह रहा था वो अब कभी इस हवेली में वापस नहीं आएगा। शाहिद साहब ने सख्त लहजे में जवाब दिया, अगर वो सिर्फ इसलिए वापस नहीं आना चाहता कि उसके जुर्म पर उसे शर्मिंदा किया गया है तो ना आए। नुसरत बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे। आपको अंदाजा है आपने मेरे साथ क्या किया है? शाहिद साहब ने बेबसी से सर हिला दिया। मुझे अंदाजा है, और मुझे इससे ज्यादा अंदाजा है कि अगर आज मैं उसे ना रोकता तो कल वो अपनी ही नजर में गिर जाता। नुसरत बेगम गुस्से से आरजू की तरफ बढ़ी। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी, और अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो याद रखना मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। शाहिद साहब फौरन दोबारा उसके सामने आ खड़े हुए। बस ये धमकी दोबारा मत देना। इस लड़की ने किसी का घर नहीं तोड़ा, तुम्हारे बेटे ने खुद अपनी हरकत से यह सब किया है। इस छोटी सी ब्रेक के लिए माजरत ख्वाह हूं। अब बताइए, क्या आरजू को इंसाफ मिल पाएगा? क्या सरबुलंद उसे अपनाएगा, या फिर आरजू की जिंदगी मजीद बर्बाद हो जाएगी? और क्या शाहिद साहब अपने बेटे को सजा दे पाएंगे? क्या आरजू को इंसाफ दे पाएंगे? ये सब कुछ तो हमें कहानी में आगे जाकर ही पता चलेगा कि आरजू की जिंदगी का अंजाम क्या होता है। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ। नुसरत बेगम ने आंसू पोंछे। मैं मां हूं, मैं अपने बेटे को तकलीफ में कैसे देख सकती हूं? और मैं बाप हूं नुसरत, इसीलिए चाहता हूं कि मेरा बेटा अपनी गलती का बोझ उठाना सीखे। नुसरत बेगम ने गुस्से और दुख के मिले जुले जज्बात में सर झटका। अब जो चाहें करें, मैं उसे ढूंढकर वापस लाऊंगी, लेकिन मैं इस लड़की को कभी कबूल नहीं करूंगी। ये कहकर वो तेजी से अंदर चली गई। शाहिद साहब ने चंद लम्हे खामोश खड़े रहे, फिर उन्होंने आरजू की तरफ देखा जो अब भी सहमी हुई खड़ी थी। वो उसके करीब गए और नरमी से उसके सर पर हाथ रखा। किसी की बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं बेटा, तुमने जो कुछ सहा है उसके बाद तुम्हें किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं। आरजू की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन वो मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे, शाहिद साहब ने धीरे से कहा। कबूल करना या ना करना बात की बात है, पहले तुम्हें सुकून चाहिए। आज से तुम अपने शौहर के कमरे में रहोगी, वो कमरा तुम्हारा है। अभी जाओ आराम करो, बाकी मामलात मैं देख लूंगा। फिर उन्होंने करीब खड़ी मुलाजमा को इशारा किया तो मुलाजमा उसे अपने साथ ले गई। हवेली में आए उसे पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था, मगर इस एक हफ्ते में वो अपने कमरे से बाहर कदम रखने की हिम्मत ना कर सकी थी। उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि अगर वो बाहर निकली तो उसे सिर्फ सवालों, तानों और जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। वो अपने ख्यालों में गुम बैठी थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और नुसरत बेगम अंदर दाखिल हुई। आरजू उन्हें देखते ही घबराकर फौरन अपनी जगह पर खड़ी हो गई। आप? उसके लबों से बमुश्किल निकला ही था कि नुसरत बेगम तेजी से उसके करीब आई और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। आरजू का चेहरा एक तरफ झुक गया और वो चंद कदम पीछे हट गई। इससे पहले कि वो खुद को संभालती, नुसरत बेगम ने उसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने की? आरजू की आंखों में खौफ उतर आया।
मैंने कुछ नहीं किया। खामोश। नुसरत बेगम ने उसकी बात काट दी। तुम मुझे सफाइयाँ दोगी? तुम क्या समझती थी कि मेरे बेटे को उसके बाप की नज़रों में गिराकर तुम खुद इस हवेली की मालिक बन जाओगी? आरजू ने रोते हुए सर हिलाया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ। तुम सिर्फ क्या? नुसरत बेगम ने उसका बाजू मजीद सख्ती से पकड़ा। तुम्हें मेरे बेटे के चैम्बर में घुसने की जरूरत क्या थी? आरजू के आंसू मुसलसल बहने लगे। मैंने किसी को आपसे दूर नहीं किया, मैं खुद इन सब में फंस गई हूं। मुझे अपनी माँ के लिए इंसाफ चाहिए था। नुसरत बेगम ने तल्खी से कहा, मुझे तुम्हारी माँ की कहानी नहीं सुननी, मुझे अपने बेटे की फिक्र है, और तुमने जो नुकसान किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वो उसे बाजू से खींचती हुई कमरे से बाहर ले गई। आरजू लड़खड़ाते कदमों से उनके साथ चलती रही। आंटी मुझे कहाँ ले जा रही हैं? नुसरत बेगम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे सीधा किचन में ले गई, जहाँ गंदे बर्तनों का एक ढेर पड़ा था। उन्होंने उसे तकरीबन धकेलते हुए उन बर्तनों के सामने खड़ा किया और सर्द लहजे में बोली, देख रही हो ये सब? आरजू ने भीगी आंखों से बर्तनों की तरफ देखा। जी, अभी के अभी ये सब धो। आरजू ने हैरत से उनकी तरफ देखा। लेकिन कुछ नहीं, नुसरत बेगम ने सख्ती से कहा। और सिर्फ ये नहीं, आज से हवेली का हर काम तुम करोगी। झाड़ू, सफाई, बर्तन, कपड़े, जो काम सामने आएगा तुम करोगी। अगर काम में ज़रा सी भी चोरी की, अगर किसी ने शिकायत की कि तुमने काम ठीक नहीं किया, तो मैं तुम्हें उसी वक्त इस हवेली से धक्के मार कर निकाल दूंगी। आरजू ने दोनों हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा ना करें, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। नुसरत बेगम उसके करीब झुकी। मुझे खुदा का वास्ता मत दो, अपने किए का सोचो। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा ये हवेली छोड़कर गया है। फिर उन्होंने उंगली उठाकर कहा, और एक बात अपने जहन में बिठा लो, आज से मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम मेरे बेटे के निकाह में हो। मेरे लिए तुम सिर्फ वो लड़की हो जिसने मेरे घर का सुकून छीन लिया। आरजू के लब खुले मगर आवाज ना निकली। नुसरत बेगम गुस्से से किचन से निकल गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में तब्दील हो गए थे। हवेली में रहते हुए उसे पूरा 1 साल बीत चुका था, मगर इस 1 साल में उसकी जिंदगी किसी मुलाजिम से भी बदतर हो गई थी। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर की सफाई, बावर्ची खाने का काम, कपड़े, बर्तन और न जाने कितने काम उसके जिम्मा थे। वो दिन भर काम करती और रात को इतनी थक कर अपने कमरे में पहुंचती कि बिस्तर पर बैठते ही जिस्म जवाब दे जाता। नुसरत बेगम की ज़बान से अभी कभी सुकून नहीं मिलता था। हर दूसरे दिन एक ही बात सुनने को मिलती, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा घर छोड़कर गया है। शाहिद साहब अपनी मौजूदगी में जहाँ तक मुमकिन होता उससे नुसरत बेगम के गुस्से से बचाते थे, मगर जब वो किसी काम से बाहर होते तो आरजू को फिर वही जिल्लत बर्दाश्त करना पड़ती। आज भी वो पूरा दिन काम करने के बाद अपने कमरे में आई तो थकन से उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने दरवाज़ा बंद किया, दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखा और बमुश्किल बिस्तर के किनारे बैठी ही थी कि चंद लम्हों बाद उसे अपने गिर्द किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो चौंक कर सीधी हुई। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। फिर जैसे ही उसने करवट बदल कर देखा, उसके सामने वो शख्स लेटा था जिसे देखने की उसने 1 साल से ख्वाहिश भी नहीं की थी। सरबुलंद 1 साल बाद अचानक उस कमरे में मौजूद था। आरजू के रोंगटे खड़े हो गए। वो फौरन बिस्तर से उठकर बैठ गई और घबरा कर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सरबुलंद ने आंखें खोली और उसे चंद लम्हे खामोशी से देखा। फिर कदरे तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोला, 1 साल बाद वापस आया हूँ और बीवी साहिबा इस्तकबाल के बजाय ऐसे सवाल कर रही हैं। आरजू ने फौरन पीछे हटते कहा, खबरदार, मुझे छूने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं अब वो डरी हुई लड़की नहीं रही जिसे आपने अपनी मजबूरी के वक्त इस्तेमाल किया था। वो आहिस्ता से बिस्तर से उतरा। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें छूने नहीं आया, आरजू ने तल्खी से कहा, तो फिर यहाँ से चले जाए। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर बोला, 1 साल बाद लौट कर आया हूँ और मेरी बीवी मुझे अपने कमरे से निकाल रही है। आरजू की आंखें भर आई। बीवी? आपको ये लफ्ज़ बोलते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई? आपने मेरे साथ किया क्या था, याद है आपको? आपने मुझे इंसाफ का ख्वाब दिखाया, मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठाया
और फिर मुझे इन लोगों के दरमियान छोड़ दिया जिन्होंने 1 साल में मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। सरबुलंद के चेहरे की सख्ती कुछ कम हुई। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। वो तल्खी से हंसी। नहीं, आप नहीं जानते। आपको क्या मालूम कि एक एक दिन कैसे गुजरा है। आपकी माँ मुझे उठते बैठते जलील करती हैं, हर गलती का इल्ज़ाम मेरे सर पर डालती हैं, पूरा दिन मुझसे काम करवाती हैं और हर बार यही कहती हैं कि मैंने उनका बेटा उनसे छीना है। आप चले गए थे मगर सज़ा मुझे मिलती रही। सरबुलंद खामोशी से उसे देखता रहा। आरजू ने आंसू पहुँचे और कहा, आपको मालूम है मैंने कितनी बार सोचा कि इस हवेली से निकल जाऊं, लेकिन कहाँ जाती। मेरी माँ नहीं थी, मेरा कोई सहारा नहीं था और आपने मेरे लिए सब दरवाजे बंद कर दिए थे। वो एक कदम आगे बढ़ा तो आरजू फौरन पीछे हो गई। दूर रहे मुझसे। उसकी आवाज़ बुलंद हो गई। मैं अब आपको अपने साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। आपने जो मेरे साथ किया था मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। सरबुलंद रुक गया, फिर धीमी आवाज़ में बोला, इसीलिए तो वापस आया हूँ। आरजू ने हैरत से उसे देखा। किस लिए? जो गलत हुआ है उसे ठीक करने के लिए। वो चंद लम्हे खामोश रहा। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे जाने के बाद बहुत कुछ सहना पड़ा और इस सब में मेरा भी कसूर है। आरजू की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर वाकई एहसास है तो यहाँ से चले जाएं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना शौहर का हक, ना मोहब्बत, ना कोई वादा। बस मुझे सुकून से रहने दे। सरबुलंद ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें मज़ीद तकलीफ नहीं देना चाहता। तो फिर चले जाएं, वो बोली, वरना मैं पूरी हवेली को जमा कर लूँगी। सरबुलंद ने कुछ देर उसे देखा और फिर निस्बतन सख्त लहजे में कहा, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं आरजू। आज रात कोई बहस नहीं होगी। तुम बहुत थकी हुई हो, आराम करो। सुबह हम बैठकर बात करेंगे और इस बार मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बात नहीं सुनाऊंगा, तुम्हारी बात भी सुनूंगा। आरजू ने बेयकीनी से उसे देखा मगर जवाब नहीं दिया। वो आहिस्ता से बिस्तर पर लेट गई और आंसू पोंछने लगी। सरबुलंद कुछ फासले पर रुक गया, जैसे पहली बार उसे अंदाज़ा हुआ हो कि 1 साल की जुदाई ने सिर्फ फासले नहीं बढ़ाए बल्कि उन दोनों के दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिससे ताकत नहीं, सिर्फ सच और एतराफ़ से तोड़ा जा सकता है। फजर के वक्त सरबुलंद की आंख किसी की दबी दबी से सिकियों से खुली। उसने चंद लम्हे बेखबर नज़रों से सामने देखा। फिर जैसे ही उसे याद आया कि वो कहाँ है तो फौरन उठ बैठा। आरजू जायनमाज पर बैठी हुई थी। दोनों हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे और आंसू उसके चेहरे पर मुसलसल बह रहे थे। उसकी आवाज़ इतनी भरी हुई थी कि हर लफ्ज़ सीधा दिल में उतर रहा था। या अल्लाह, मैं आज भी तुझसे अपनी माँ के इंसाफ की भीख मांगती हूँ। या अल्लाह, मेरी माँ के कातिल आज भी आज़ाद घूम रहे हैं और जिसने मेरी रूह का सौदा किया था वो भी आज आज़ाद है। या अल्लाह, तू मुझ पर रहम फरमा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो सिर्फ अपनी माँ के लिए इंसाफ मांगा था, फिर मेरी ज़िंदगी ही क्यों छीन ली गई? आखिरी अल्फाज कहते कहते उसकी आवाज़ टूट गई और वो दोनों हाथ चेहरे पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। सरबुलंद कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर खामोशी से उठा और उसके करीब जाकर ज़मीन पर बैठ गया। उसने आहिस्ता से आरजू के दोनों हाथ थाम लिए। आरजू चौंक गई। उसने आंसुओं से भरी आंखें उठाकर उसे देखा तो सरबुलंद की निगाहों में पहली बार वो सख्ती नहीं थी जिससे वो 1 साल पहले वाकिफ़ हुई थी। वो धीमी आवाज़ में बोला, मुझे माफ़ कर दो आरजू। वो चंद लम्हे उसे देखती रही जैसे कि उसके कानों ने वो अल्फाज ही ना सुने हों। फिर उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। माफ़ी? इतनी आसानी से? सरबुलंद ने गिरफ्त ढीली कर दी। नहीं, आसानी से नहीं मांग रहा। जानता हूँ मैं इसके काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ, मैंने 1 साल पहले तुम्हारे साथ जो किया था वो बहुत गलत था। आरजू की आंखों में फिर आंसू आ गए। आपको 1 साल बाद ये एहसास कैसे हो गया? जब मुझे हर रोज़ आपकी वजह से जलील होना पड़ा तब आप कहाँ थे? जब आपकी माँ मुझे ये कहकर काम करवाती थी कि तुमने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, तब आप कहाँ थे? सरबुलंद ने नज़रें झुका ली। मैं भाग गया था, अपनी गलती से, अपने गुस्से से, सबसे। और अब क्यों वापस आए हैं? आरजू ने फौरन पूछा। क्या मकसद है आपका? मुझे अब भी यकीन नहीं कि आप बग़ैर किसी मतलब के वापस आए हैं। सरबुलंद ने उसकी तरफ देखा।
तुम्हें शक करने का पूरा हक है, क्योंकि मैंने खुद तुम्हें सिखाया है कि मुझ पर यकीन नहीं करना चाहिए। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, जिस दिन बाबा ने मेरे मुंह पर हाथ उठाया था मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने तुमसे निकाह इसलिए नहीं किया था कि मैं तुम्हें ये कह सकूं कि तुम्हें गुनाह की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं भी उस वक्त यही समझ रहा था कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं तुम्हारे करीब आया तो मेरे अंदर का गुस्सा, जिद और जज्बात सब हावी हो गए। मुझे लगा मैं सब कुछ अपने तरीके से कर सकता हूँ, मगर बाद में समझ आया कि मैंने जल्दबाजी नहीं, जुल्म किया था। इसलिए मैंने तुम्हें हर्ट किया और चला गया। आरज़ू खामोशी से उसे देखती रही। सरबुलंद ने अपनी आवाज़ मज़ीद धीमी कर दी। फिर बाबा की बातें और वो थप्पड़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं गुस्से में घर से निकल गया, लेकिन 1 साल बाहर रहकर मुझे पहली बार समझ आया कि अपनों से दूरी क्या होती है। वहाँ अकेले बैठकर बार बार एक ही ख्याल आता था कि जिस लड़की ने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने खोया वो किस अजियत में गुजरी होगी। और जब मुझे यहाँ से तुम्हारी हालत की खबरें मिली तो मुझे अपने किए पर शर्म आने लगी। आरज़ू के लब कांपे। पछतावा मेरी ज़िंदगी वापस नहीं ला सकता। सरबुलंद ने सर हिलाया। मैं जानता हूँ, और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि एक माफ़ी के लफ्ज़ से सब ख़त्म हो गया। तुम्हें वक्त लगेगा, शायद बहुत वक्त, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी माँ के कातिलों को इंसाफ के कटहरे तक ले जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े। आरज़ू की आंखें फैल गई। आप वाकई मेरा केस लड़ेंगे? हाँ, इस बार फीस के बदले नहीं, किसी शर्त के बदले नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें वो हक मिलना चाहिए जो तुमसे छीन लिया गया था। वो उठते हुए बोला, और शायद इंसाफ मिलने के बाद तुम मुझे माफ़ ना भी करो तो कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन कम से कम मैं ये तो कह सकूंगा कि मैंने अपनी गलती दुरुस्त करने की कोशिश की थी। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। आरज़ू उसे जाते देखती रही, फिर उसकी निगाह दोबारा जायनमाज पर पड़ी। उसने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे और एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी, मगर इस बार उसकी आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, कहीं बहुत अंदर एक छोटी सी उम्मीद भी जाग उठी थी। 1 महीने बाद, 1 महीने के दौरान बहुत कुछ बदल चुका था। सरबुलंद ने सिर्फ आरज़ू से ही नहीं बल्कि अपने घर वालों से भी अपने रवैये की माफ़ी मांगी थी। शुरू में किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं आया, मगर वक्त के साथ उसके रवैये ने सबको खामोश कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता आरज़ू के करीब भी आने लगा, मगर इस बार ज़बरदस्ती या किसी हक के नाम पर नहीं, बल्कि उसकी मर्ज़ी और उसके सुकून का ख्याल रखते हुए। यहाँ तक कि नुसरत बेगम भी अब आरज़ू को कुछ नहीं कहती थी। शायद उन्हें अपने बेटे की गलती का अंदाज़ा हो चुका था। गुज़िश्ता रात सोने से पहले सरबुलंद ने आरज़ू से सिर्फ इतना कहा, सुबह तैयार रहना, हमें कहीं जाना है। आरज़ू ने हैरत से पूछा, कहाँ? वो मुस्कुराकर बोला, सुबह पता चल जाएगा। सुबह 8 बजे वो उसे साथ लेकर हवेली से निकल गया। रास्ते भर आरज़ू कई मर्तबा पूछती रही, सरबुलंद हम कहाँ जा रहे हैं? मगर वो हर बार यही कहता, बस थोड़ी देर सब्र करो। आखिर गाड़ी अदालत के बाहर जा रुकी तो आरज़ू ने हैरत से उसे देखा। हम यहाँ क्यों आए हैं? सरबुलंद ने गाड़ी से उतरते उसकी तरफ देखा। आज तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाना है। आरज़ू के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो उसके साथ अंदर दाखिल हुई तो चंद कदम चलने के बाद अचानक उसकी निगाह सामने खड़े 2 कैदियों पर पड़ी। दोनों के हाथों में हथकड़ियाँ थीं। एक उसका बाप था और दूसरा उसका ताया। आरज़ू के कदम वहीं रुक गए। उसके लबों से बेख्तियार निकला, बाबा। दोनों ने उसकी तरफ देखा, मगर आज उनके हाथ बंधे हुए थे और सामने खड़े लोग कानून के नुमाइंदे थे। आरज़ू ने पलटकर सरबुलंद को देखा। उसकी आंखों में सवाल था। आपने? सरबुलंद ने सिर्फ इतना कहा, आज तुम्हारी माँ की खामोशी अदालत में बोलेगी। मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई तो सरबुलंद ने एक एक सबूत अदालत के सामने रखा। उसने गवाहों के बयानात पेश किए, पुराने रिकॉर्ड अदालत में जमा करवाए और उन शवाहिद को जोड़कर पूरा वाक़या जज के सामने वाज़ेह किया। मुखालिफ फरीक के वकील ने कई मरतबा एतराज़ उठाया, मगर सरबुलंद हर बार पुरएतमाद अंदाज में जवाब देता रहा। जनाबे वाला, हम यहाँ किसी से हमदर्दी हासिल करने नहीं आए। हमारे पास सबूत मौजूद है और यही सबूत साबित करते हैं कि मकतूला की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि मंसूबाबंदी के तहत की गई थी। आरज़ू पूरी कार्रवाई के दौरान खामोश बैठी रही, कभी अपने बाप को देखती और कभी सरबुलंद को। उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था
کہ جس انصاف کے لیے وہ 1 سال سے زیادہ عرصے سے بھٹک رہی تھی آج وہ اس کے سامنے موجود تھا۔ بالآخر عدالت نے تمام شواہد اور گواہوں کے بیانات کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ سنایا اور دونوں ملزمان کو قتل کا مجرم قرار دیتے قانون کے مطابق سزائے موت سنا دی۔ فیصلہ سنتے ہی آرزو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنی ماں کا چہرہ یاد آیا اور پھر وہ خاموشی سے عدالت سے باہر نکل آئی۔ باہر آتے ہی اس کے قدم جواب دے گئے اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سربلند نے فوراً اس کے پیچھے گیا اور دھیمی آواز میں بولا، رو لو آرزو، آج جتنا رونا ہے رو لو۔ یہ آنسو تمہاری کمزوری نہیں، یہ اس درد کی ہے جسے تم نے بہت عرصے سے اپنے اندر دفن کر رکھا تھا۔ آرزو نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ میری ماں کو انصاف مل گیا سربلند، میری ماں کو آخرکار انصاف مل گیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ہاں، اور اس انصاف میں میرا کوئی احسان نہیں، یہ تمہارا حق تھا۔ آرزو نے سر جھکا لیا۔ سربلند نے دھیمی آواز میں کہا، بس ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ آرزو نے آنسوؤں کے درمیان اسے دیکھا۔ آپ نے ایک بار معافی مانگی تھی، وہ نظریں جھکا کر بولا۔ اس وقت صرف الفاظ تھے، آج دل سے مانگ رہا ہوں۔ میں ایسا انسان نہیں ہوں جو بن کر تمہارے سامنے آیا تھا۔ میں نے اپنی خواہش، غصے اور انا میں تمہیں بہت تکلیف دی، پھر 1 سال تمہیں اذیت میں چھوڑ دیا۔ اس 1 سال نے مجھے بہت کچھ سکھایا، خاص طور پر یہ کہ کسی انسان کی مجبوری اس کی قیمت نہیں ہوتی۔ آرزو کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ نے واقعی بہت دیر کر دی تھی، سربلند نے آہستہ سے کہا۔ جانتا ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اچانک آگے بڑھی اور اس کے گلے سے لگ گئی۔ سربلند چند لمحے ساکت رہ گیا، پھر اس نے بھی اسے تھام لیا۔ آرزو اس کے سینے سے لگی روتی رہی۔ میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن صرف اس لیے نہیں کہ آپ میرے شوہر ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ نے اپنی غلطی مان کر اسے درست کرنے کی کوشش کی۔ سربلند کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شکریہ۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور آنسوؤں کے درمیان مسکرا دی۔ شکریہ مجھے آپ کو کہنا چاہیے، میری ماں کے لیے انصاف دلانے کے لیے۔ وہ دھیرے سے بولا، اب ایک وعدہ تم بھی کرو۔ کیا؟ اپنی باقی زندگی اس 1 سال کی سزا سمجھ کر مت گزارنا جو گزر گیا۔ اسے ہم واپس نہیں لا سکتے، مگر جو آگے ہے اسے بہتر ضرور بنا سکتے ہیں۔ آرزو نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو پھر ایک وعدہ آپ بھی کریں۔ کیا؟ آپ کبھی میری مجبوری کو میری کمزوری نہیں سمجھیں گے؟ سربلند نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے کہا، کبھی نہیں۔ آرزو نے آنکھیں بند کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنی ماں کے لیے دعا کی، پھر سربلند کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ اس عدالت میں صرف اپنی ماں کا انصاف لے کر نہیں نکل رہی، بلکہ اپنی زندگی بھی واپس لے کر جا رہی ہے۔ اور سربلند نے بھی پہلی بار اس کے ساتھ چلتے یہ محسوس کیا تھا کہ بعض رشتے محبت سے پہلے معافی مانگتے ہیں، اور جب معافی سچی ہو تو وہی رشتہ ایک نئی زندگی کی ابتدا بن جاتا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ مجھے امید ہے کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔